नमस्कार मेरे YouTube परिवार और नए साथियों, आपका स्वागत है अंधकार का राज पर। और आप सुन रहे हैं एक डरावनी दास्तान, वो भी मेरी ही जुबानी। मैं हूं अंधकार का राज और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक जबरदस्त कहानी। इस कहानी से आप खुद को भी बहुत करीब से जोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो रात में अकेले सफर करते होंगे, और कुछ तो शायद ऐसे भी होंगे जिन्हें ऑफिस से घर लौटते हुए रात के 10 या 11 बज ही जाते होंगे। अक्सर ऐसा होता है कि जिस रास्ते से हम रोज आते हैं, कई बार वही रास्ता अचानक हमें सुनसान लगने लगता है। वहां कोई साधन नजर नहीं आता। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे माहौल में डर का एहसास होना ही है। आज एक ऐसे ही शख्स ने अपनी आपबीती हमारे साथ साझा की है, और वो शख्स कोई आम आदमी नहीं, बल्कि एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं, यानी पूरी तरह पढ़े लिखे और समझदार इंसान। अब आमतौर पर माना जाता है कि पढ़े लिखे लोग इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन जिस कॉलेज प्रोफेसर ने आज हमारे साथ यह अनुभव साझा किया है, वह उनकी खुद के साथ हुई घटना है। अगर यह उनके साथ ना हुआ होता तो शायद वह भी इस सब पर भरोसा नहीं करते। उनका नाम है नवीन। आज नवीन जी एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं, लेकिन जिस हादसे का जिक्र उन्होंने किया वह बहुत पहले हुआ था, जब वह प्रोफेसर नहीं बने थे और घर घर जाकर छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करते थे। एक बार की बात है, वह एक बच्चे को पढ़ाकर लौट रहे थे और उन्हें देर हो गई, यानी रात के लगभग 9 से 10 बज चुके थे। उस दिन उन्होंने हमेशा वाला रास्ता छोड़कर सीधा हाईवे से आने का फैसला किया, लेकिन उसी हाईवे पर उनके साथ ऐसा खौफनाक हादसा हुआ जिसमें उनकी जान तो बच गई, मगर बाकी सब जैसे थम गया। कहा भी जाता है कि उस हाईवे पर जो भी रात को उन परछाइयों के सामने आ जाता है, उसका बचकर निकलना लगभग नामुमकिन होता है। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि हम आपके लिए इतनी मेहनत से ज़बरदस्त स्टोरीज लेकर आते हैं, लेकिन अभी भी कई लोग हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस रिश्ते को मजबूत कर लीजिए, ताकि मैं आपको हर रोज़ बेहतरीन कहानियाँ सुना सकूँ। और हाँ, सभी साथी जो इस कहानी को सुन रहे हैं, अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ें। तो आइए इस कहानी को हम उसी कॉलेज प्रोफेसर की नज़र से शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवीन है। मैं गुजरात का रहने वाला हूं और इस समय एक कॉलेज में प्रोफेसर हूं। लेकिन जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह उस समय का है जब मैं पढ़ाई कर रहा था और बच्चों को ट्यूशन भी देता था। मैं असल में गांव का रहने वाला हूं, मगर पढ़ाई के लिए गुजरात शहर में एक किराए का कमरा लेकर रहता था। पढ़ाई के साथ साथ मैं ट्यूशन करता था। मेरे ट्यूशन शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक चलते थे, और मैं सभी बच्चों को उनके घर जाकर पढ़ाता था। मेरा एक स्टूडेंट था मुकेश। उसका घर मेरे घर से काफ़ी दूर था और वहाँ मुझे अपनी बाइक से जाना पड़ता था। वह अकेला ही 3 बच्चों के बराबर फीस देता था, इसलिए इतनी दूर जाना मुझे बुरा नहीं लगता था। एक दिन उसका जन्मदिन था और घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी। उसके परिवार ने मुझे भी बुलाया। मैं गया और पार्टी में मज़ा भी आया। बचपन की यादें ताज़ा हो गईं, लेकिन मज़े मज़े में समय का ध्यान ही नहीं रहा और रात के 11 बज गए। जब घड़ी देखी तो मैं तुरंत मुकेश के घर से निकल पड़ा। मेरे घर की दूरी वहाँ से लगभग 25 मिनट थी और रास्ता हाईवे से होकर गुजरता था। उसी हाईवे से एक कच्चा रास्ता भी कटता था, जहाँ से मैं अक्सर अपनी बाइक मोड़ लिया करता था, क्योंकि उस रास्ते से घर जल्दी पहुँच जाता और भीड़ भाड़ भी नहीं मिलती थी। लेकिन उस रात मैंने सोचा कि देर तो वैसे भी हो ही चुकी है, क्यों ना हाईवे से ही चला जाऊं। कच्चा रास्ता अंधेरे में सही नहीं लगता, और हाईवे पर उस समय गाड़ियां भी कम थीं। बस यही सोचकर मैंने हाईवे पकड़ा। हाईवे सुनसान था। ट्रक कभी कभी तेज रफ्तार से निकल जाते थे, इसलिए मैं अपनी बाइक सड़क के बिल्कुल किनारे चला रहा था ताकि किसी हादसे से बच सकूं। तभी अचानक मेरे पास से एक दूसरी बाइक गुजरी। उस पर एक आदमी और उसके पीछे एक औरत बैठी थी। वह औरत साड़ी पहने थी और उसका पल्लू बार बार बाइक के पहिए के पास जा रहा था। मैंने सोचा कि कहीं पल्लू फंसकर कोई दुर्घटना ना हो जाए, इसलिए मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई और उस आदमी के पास जाकर कहा, भाई साहब, बाइक धीरे चलाइए
और अपनी पत्नी से कहिए कि पल्लू संभाल लें, वरना खतरा हो सकता है। वह आदमी मेरी ओर हैरानी से देखने लगा। थोड़ी दूर जाकर उसने बाइक रोकी। मैंने भी बाइक रोकी और पास गया, लेकिन देखा कि उसके पीछे बैठी औरत गायब थी। मैंने हैरानी से पूछा, भाई साहब, आपकी पत्नी कहाँ गई? उसने चौंक कर जवाब दिया, मेरी पत्नी? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं सन्न रह गया। मैंने तो साफ साफ देखा था कि एक औरत उसके पीछे बैठी थी। उसने उसकी कमर पकड़ रखी थी। लेकिन वह आदमी अजीब सा चेहरा बनाकर बोला, अरे तुम्हें धोखा हुआ होगा। मैं तो अकेले ही आ रहा हूं। अकेले ही आ रहा हूं? मैं हक्का बक्का रह गया। सोचा शायद मुझे ही भ्रम हुआ हो। उसने माफी मांगकर अपनी बाइक आगे बढ़ा दी और मैं भी चल पड़ा। कुछ दूर जाकर वह किसी और रास्ते में मुड़ गया और मैं सीधे हाईवे पर चलता रहा। अभी मैं थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि मेरे पास से एक कार गुजरी। उसने स्पीड धीमी की और मेरे पास आकर बोला, भाई साहब, साड़ी का पल्लू आपकी बाइक के पहिए में जा रहा है। धीरे चलाइए और अपनी पत्नी से कहिए कि पल्लू ऊपर कर ले। यह सुनते ही मेरा दिल दहल गया और मेरी बाइक अचानक बंद हो गई। कार वाला इतना कहकर तेजी से आगे निकल गया। मैंने पीछे पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई औरत नहीं थी। अब मैं डर गया था, क्योंकि कुछ देर पहले मैंने भी एक औरत देखी थी। मन में सवाल उठ रहे थे, आखिर यह क्या था? क्या सच में कोई औरत थी या फिर कोई भूत? मैं बार बार बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह चालू ही नहीं हुई। मैंने सोचा अगर कोई गाड़ी आए तो लिफ्ट ले लूंगा और बाइक यहीं छोड़ दूंगा। लेकिन हाईवे पर सन्नाटा था, दोनों तरफ सिर्फ जंगल। और अब पछतावा हो रहा था कि काश कच्चे रास्ते से ही चला आता। मैं बाइक को धकेलते हुए धीरे धीरे बढ़ने लगा। बार बार पीछे देखता कि कहीं कोई वाहन आए तो मदद मांग लूं, लेकिन काफी देर तक कोई कार, कोई बाइक और यहां तक कि ट्रक भी नजर नहीं आया। डर अब और बढ़ चुका था। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा और बीच बीच में झींगुरों की आवाजें। मैं हर बार पीछे मुड़कर देखता रहा। अचानक एक बार पीछे देखा तो मेरी रूह कांप गई। वहां एक औरत खड़ी थी, वही औरत जिसने साड़ी पहन रखी थी। लेकिन वह वही औरत नहीं थी जिसे कुछ देर पहले मैंने बाइक पर देखा था। पर हां, वह बेहद गोरी और खूबसूरत थी। उसके बाल बहुत लंबे थे, लेकिन उसने उन्हें गूंथकर चोटियां बना रखी थीं। वह औरत धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसे देखते ही मेरे मन का डर कहीं गायब हो गया। मैंने सोचा भी नहीं कि इतनी रात को इस सुनसान हाईवे पर कोई औरत आखिरकार क्या रही होगी। देखते देखते मैं उसकी ओर आकर्षित होने लगा और एक जगह ठिठक कर खड़ा हो गया। वह मेरे पास आई और बोली, इतनी रात में तुम इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रहे हो? मैं हकलाते हुए बोला, वो मेरी बाइक खराब हो गई है। वह औरत बोली, अच्छा, तो तुम पैदल ही घर जाओगे? कितनी दूर है तुम्हारा घर? मैंने कहा, बस 15 मिनट की दूरी पर है। मैं किसी सवारी का इंतजार कर रहा हूं ताकि उनसे लिफ्ट मिल जाए। वह बोली, चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बताती हूं। वहां से पैदल ही निकलोगे तो जल्दी पहुंच जाओगे। पहले तो मैंने सोचा कि इसकी बात पर भरोसा करूं या नहीं, लेकिन तुरंत ख्याल आया कि मुझे यहां के सारे रास्ते पता नहीं। शायद यह औरत यहीं की हो। अब बाइक को कब तक धकेलता रहता? मैंने हामी भर दी और पूछा, कहाँ है रास्ता? उसने कहा, बाइक यहीं किनारे खड़ी कर दो और मेरे साथ चलो। मैंने बाइक साइड में लगाई और उसके पीछे चल पड़ा। मैंने पूछा, आपका नाम क्या है? उसने कहा, वैशाली। मैंने फिर पूछा, आप कहाँ रहती हो? वो बोली, जहां मैं तुम्हें ले जा रही हूं मेरा घर वहीं है। जब वहां पहुंचोगे तो मैं तुम्हें अपना घर दिखाऊंगी। मैं चुपचाप उसके पीछे चलता रहा। वह मुझसे 2-4 कदम आगे थी और चलने की रफ्तार किसी आदमी जैसी थी। कभी इतनी तेज हो जाती कि मैं पीछा ही नहीं कर पाता। 1-2 बार मैंने कहा, कृपया धीरे चलिए, नीचे झाड़ियां और पत्थर हैं, चलने में दिक्कत हो रही है। तब वह थोड़ी धीमी हुई। मेरी नजर बार बार उसकी कमर पर जा रही थी, जो चलते हुए बहुत लचक रही थी। मैं उसकी ओर और खींचता जा रहा था। कहने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरा मन कर रहा था कि उसे जाकर गले से लगा लूं। उसने पीली साड़ी पहन रखी थी और सच में कहर डा रही थी। काफी देर चलने के बाद मैंने कहा, रास्ता कहाँ है?
हम बहुत देर से चल रहे हैं। वैशाली बोली। बस आ गया, मैं तुम्हें अपना घर भी दिखाऊंगी। मैं मुस्कुरा दिया और सोचा, अगर यह मुझे अपने घर बुलाएगी तो मैं ज़रूर जाऊंगा। जंगल में थोड़ी दूर आगे एक छोटी कुटिया दिखाई दी, जैसे किसी साधु की हो। वैशाली ने कहा, यही है हमारा घर। मैंने हैरानी से कहा, यहाँ तो आसपास कोई और घर नहीं है, क्या तुम अकेली रहती हो? वो बोली, नहीं, मेरी एक बहन भी है, वो भी यहीं रहती है। वो बोली, अंदर चलो, इतनी दूर आए हो तो कम से कम पानी तो पी लो। मैं इसी मौके का इंतजार कर रहा था और खुशी खुशी कुटिया में दाखिल हो गया। उस वक्त मेरे दिमाग से वह सब हट चुका था। बाइक पर दिखी लाल साड़ी वाली औरत या रास्ते में हुए डरावने अनुभव। अब मैं पूरी तरह वैशाली के जादू में था। कुटिया में सिर्फ एक लालटीन जल रही थी। सब कुछ साफ सुथरा था, बस एक खजूर की चटाई बिछी थी, ना कोई बर्तन ना कपड़े। मुझे अजीब लगा, लेकिन कुछ कहता इससे पहले वैशाली अंदर आई। उसके हाथ में गिलास था। उसने कहा, लो पानी पी लो। मैंने गिलास लेने के लिए उसका हाथ पकड़ा, लेकिन उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे, इतने ठंडे कि गिलास मेरे हाथ से छूट गया। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, पानी की जगह लाल लाल तरल फैल गया, जैसे खून हो। मैं सिहर उठा, आंखें फैल गईं। वैशाली बोली, अरे घबराए क्यों? ये तो शरबत था, तुमने गिरा क्यों दिया? मैंने घबरा कर कहा, माफ करना, गलती से गिर गया। अब मेरे माथे पर पसीना बह रहा था। वैशाली बोली, कोई बात नहीं, मैं साफ कर दूंगी। अब मुझे वहां असुरक्षित लगने लगा। मैंने उठकर कहा, वैशाली, अब मैं चलता हूं, तुम बस मुझे रास्ता बता दो। वैशाली ने गुस्से से देखा और बोली, इतनी जल्दी क्या है? इतनी रात को अगर कोई लड़की तुम्हें रोक ले तो तुम क्या करते हो? उसकी खूबसूरती मुझे रोक रही थी, लेकिन लाल शरबत और अंधेरी कुटिया मुझे जाने पर मजबूर कर रही थी। मैंने कहा, मुझे देर हो गई है, घर जाना है। वैशाली बोली, ठीक है, चली जाना, आगे का रास्ता मेरी बहन दिखा देगी। इतना कहते ही कुटिया में एक लाल साड़ी पहने औरत दाखिल हुई। वही औरत जिसे मैंने बाइक पर देखा था। मेरी आंखें फटी रह गईं, सांसें अटक गईं, मैं पसीने पसीने हो गया। बस इतना कह पाया, तुम? वैशाली और उसकी बहन मेरी तरफ देखकर जोर से हंसने लगी। उनकी हंसी इतनी खतरनाक थी कि मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने डरते हुए कहा, मैं जा रहा हूं, और तुरंत लड़खड़ाते कदमों से बाहर भागा। जंगल घना था, चारों तरफ अंधेरा, बस कहीं कहीं चांदनी झलक रही थी। मैं भागते भागते हाँफ रहा था, प्यास लग रही थी। तभी पैरों के नीचे जमीन दरकने लगी। मैं फौरन वहां से हट गया और एक पेड़ से टिककर सांस लेने लगा। अचानक ऊपर से हंसी की आवाज आई। गर्दन उठाई तो वैशाली की बहन उलटी लटकी दिखाई दी। अब मुझे यकीन हो गया, यह इंसान नहीं, कोई छलावा है। मैं वहां से भागा। थोड़ी दूर रोशनी दिखी, पास पहुंचा तो फिर वही औरत नजर आई। मैं भागता ही गया, मन ही मन इष्ट देव को याद किया। मुझे जंगल के कुछ पेड़ याद थे, उन्हीं को सहारा बनाकर रास्ता ढूंढा और आखिरकार मेन रोड तक पहुंच गया। मेरी बाइक किनारे खड़ी दिखाई दी। उसे देखकर राहत मिली, लेकिन मैंने तय किया कि यहीं रुकना खतरनाक है। तेज कदमों से आगे बढ़ा। कोई गाड़ी मिले तो लिफ्ट ले लूंगा। हाईवे सुनसान था, कोई कार कोई बाइक नहीं। मैं चलता रहा। इसी बीच मुझे अपने बराबर एक औरत की परछाई नजर आई। पीछे मुड़ा तो कोई नहीं। अब डर और बढ़ गया। मैंने भागना शुरू कर दिया। भागते भागते कब हाईवे पार कर लिया मुझे खुद नहीं पता। जब होश आया तो मैं मेन मार्केट पहुंच चुका था। वहां चौराहे पर खड़े होकर सोचने लगा, अब आखिर जाऊं किस ओर। हालांकि उस मार्केट में मेरा रोज आना जाना था, लेकिन मैं अपने कमरे का रास्ता भूल गया था। मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। फिर मैंने धीरे धीरे खुद को शांत किया और भगवान को याद किया। उसके बाद मैं मेन मार्केट के चौराहे से एक गली में मुड़ा और तभी मुझे मेरा रूम दिखाई दिया। अपना रूम देखते ही मुझे अजीब सा सुकून मिला। जैसे ही कमरे पर पहुंचा तो ताला खोलने के लिए मैंने जेब टटोली, क्योंकि चाबी हमेशा जेब में ही रहती थी। लेकिन अब वह चाबी कहाँ गई मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। शायद वह चाबी जंगल में ही कहीं गिर गई थी। मैं जल्दी से पास पड़े पत्थर से ताला तोड़ने लगा। ताले को तोड़ने की आवाज आसपास गूंज रही थी।
तभी बगल वाले कमरे से एक आंटी बाहर आई। उन्होंने मुझे देखा और बोली, अच्छा नवीन, तुम हो? मैं तो डर ही गई थी। लेकिन ताला तोड़ क्यों रहे हो? चाबी कहीं खो गई क्या? मैंने कहा, हाँ आंटी, शायद कहीं गिर गई। शोर के लिए माफी चाहता हूं। आंटी बोली, कोई बात नहीं। फिर ताला टूट गया और मैं कमरे में चला गया। कुंडी लगाकर बिस्तर पर बैठा तो थोड़ी राहत महसूस हुई। फिर मैंने पानी लेने के लिए गिलास उठाया, लेकिन जैसे ही मुंह से लगाया, पानी लाल हो गया। मैंने घबराकर गिलास नीचे फेंक दिया। नीचे गिरते ही वह बस सामान्य पानी ही था। समझ नहीं आया यह वहम था या हकीकत। अब सिर दर्द करने लगा। घड़ी देखी तो रात का 1 बज रहा था। मैंने चादर ओढ़ी और सो गया। थोड़ी देर बाद गहरी नींद में चला गया। तभी एहसास हुआ जैसे कोई मेरे बराबर में लेटा है। करवट बदल कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन दूसरी ओर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मैंने पलटकर देखा तो वैशाली थी। मैं तुरंत उठ बैठा, लेकिन उसने मुझे खींचकर अपने ऊपर गिरा लिया। मेरी नजर उसकी आंखों से टकराई और मैं जैसे सम्मोहित होता चला गया। वैशाली मुस्कुराने लगी और धीरे से अपना मुंह खोला। ये क्या? उसके मुंह से खून टपक रहा था और उसके दांत बेहद बड़े थे। ये देख मेरी आंखें फटी रह गईं। तभी उसने अपने मुंह का सारा खून मुझ पर उछाल दिया। अचानक मेरी आंख खुली और मैं घबराकर उठ बैठा। देखा तो सचमुच मेरे मुंह पर खून लगा था। मैं तुरंत बाथरूम भागा और चेहरा धोया। डर और भी गहरा हो गया। अब साफ था कि यह सब वैशाली का ही खेल है, क्योंकि कमरे में मेरे अलावा कोई था ही नहीं। सोने की हिम्मत नहीं रही। मेरे कमरे में भगवान की एक छोटी मूर्ति थी, जहां रोज धूप बत्ती जलाता था। मैं कुर्सी पर बैठ गया और मूर्ति की तरफ देखते हुए लगातार प्रार्थना करता रहा कि भगवान मुझे इस मुसीबत से निकालें। कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। मूर्ति का फोटो फ्रेम मैंने हाथ में कसकर पकड़ रखा था। कुछ ही देर में सुबह हो गई। जैसे ही अलार्म बजा, मैं हड़बड़ा कर उठा। नींद अधूरी रह गई थी और पूरा शरीर दर्द कर रहा था। पैरों में चलने की ताकत भी नहीं थी, क्योंकि कल रात बहुत चला था। सुबह के 8 बज चुके थे। 9 बजे से क्लास शुरू होती थी। जल्दी जल्दी नहाकर चाय नाश्ता करके कॉलेज पहुंचा। कॉलेज से लौटकर खिचड़ी बनाई। शरीर बुरी तरह थक चुका था और मन नहीं था कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊं, लेकिन मजबूरी थी। खाना खाने के बाद पड़ोस की चाय दुकान चला गया। वहीं रखे अखबार को उठाया। जैसे ही पढ़ा, दिल दहल गया। खबर थी एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया, और वह आदमी वही था जिसे कल रात मैंने देखा था, जिसके पीछे लाल साड़ी वाली औरत बैठी थी और फिर अचानक गायब हो गई थी। वही औरत, वैशाली की बहन। खबर पढ़ते ही डर से कांप उठा। कल की घटनाएं भूली भी नहीं थी और यह खबर सामने आ गई। अब तो अपने लिए भी डर लगने लगा, क्योंकि कई लोगों ने मुझे भी उस औरत के साथ देखा था। मैं तुरंत चाय का घूंट मारकर बाइक पर बैठा और ट्यूशन पढ़ाने चला गया। शाम 7 बजे मुकेश के घर पहुंचा। वहां उसकी मम्मी ने बताया कि मुकेश अपनी आंटी के घर गया है और आधे घंटे में लौटेगा। उन्होंने कहा, थोड़ा देर से पढ़ा देना, चाहे एक्स्ट्रा पैसे ले लेना। मुझे पैसों की जरूरत थी और वैसे भी एग्जाम करीब थे, इसलिए मना नहीं किया। मुकेश आया तो 8 बज गए। पढ़ाकर 9 बजे वहां से निकला। आज तय किया था कि रोज वाले कच्चे रास्ते से ही लौटूंगा। बाइक सावधानी से चला रहा था, लेकिन जैसे ही वह रास्ता आया, अजीब बात हुई। बाइक उधर मुड़ी ही नहीं। मैंने कोशिश की, लेकिन जैसे बाइक कोई और चला रहा हो। रोकना चाहा, मगर बाइक रुकी नहीं। मजबूरी में चलाता रहा। यह कोई साधारण बात नहीं थी। बार बार कोशिश करने पर भी बाइक नहीं थमी, और हैरानी यह कि सड़क पर कोई और वाहन भी नहीं था। दिल में डर था कि कहीं वैशाली फिर से न दिख जाए, और वही हुआ। अचानक बाइक रुक गई। मैं उतरा और चारों ओर देखा। अब साफ था कि इस सुनसान रास्ते पर कोई वाहन नहीं आने वाला। तभी पीछे से आवाज आई, नवीन! पीछे पलटा तो वैशाली खड़ी थी। आज उसके बाल खुले थे और हवा में उड़ रहे थे। वह मेरी ओर बढ़ रही थी। मैं तेजी से चलने लगा। तभी किसी का हाथ मेरे कंधे पर पड़ा। पलटकर देखा, वैशाली। इतनी जल्दी मेरे पास कैसे पहुंच गई, यह सोचकर मैं कांप गया।
लेकिन डर दबाकर बोला, तुम यहां क्यों? वैशाली मुस्कुराई और बोली, ये तो मुझे पूछना चाहिए, तुम आज फिर यहां क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मैं अपने घर जा रहा हूं, मुझे जाने दो। वह हंसकर बोली, इतनी जल्दी क्यों? और कल मेरे घर से क्यों भाग गए थे? चलो अपनी बहन से मिलाती हूं। मैंने उसका हाथ झटक दिया और कहा, नहीं, मुझे सिर्फ अपने घर जाना है, मेरे पीछे मत आओ वरना बुरा होगा। लेकिन वह फिर भी पीछा करने लगी। मैं हाईवे के उस मोड़ तक पहुंच गया जहां अक्सर हादसे होते हैं। तभी वह सामने आकर खड़ी हो गई। मैं घबरा कर कांपने लगा। मैंने कहा, तुम पीछे थी, यहां कैसे पहुंच गई? वैशाली गुस्से में बोली, तुझे समझ में नहीं आता क्या? तू मेरे साथ चल रहा है या नहीं? मैंने कहा, देखो, मुझे जाने दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनकर वह हंस पड़ी। तू मुझे मारेगा? करके दिखा, मार। कहते कहते वह धीरे धीरे करीब आने लगी। मैं हर कदम पीछे हटने लगा। मन में डर था, समझ नहीं आ रहा था अब क्या होगा। इधर उधर नजर दौड़ाई कि शायद कोई वाहन दिखे। तभी दूर से तेज रफ्तार कार आती दिखी। मैंने हाथ हिलाया और जोर से चिल्लाया, लेकिन कार नहीं रुकी। मैं लगातार चिल्लाता रहा। थोड़ी दूर जाकर कार की स्पीड कम हुई और वह रुक गई। मैं अभी भी चिल्ला रहा था, मदद करो, प्लीज रुक जाओ। मैं वैशाली से खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वैशाली गुस्से से मुझे घूर रही थी। मैं उस कार वाले को हाथ से इशारा करके अपने पास बुला रहा था। उसने भी मेरी बात समझी और कार को बैक करके मेरी तरफ लाया। जैसे ही कार पास पहुंची, वैशाली अचानक गायब हो गई। यह मेरे लिए सबसे डरावना मंजर था जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया हूं। उस कार वाले ने शीशा नीचे किया और पूछा, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? और इतनी रात को इस सुनसान हाईवे पर कर क्या रहे हो? मैंने घबराते हुए कहा, प्लीज मुझे कार में बैठा लो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। वह शायद मेरी हालत समझ चुका था। उसने तुरंत दरवाजा खोला। मैं फुर्ती से अंदर घुसा और दरवाजा बंद करते हुए बोला, जल्दी यहां से निकलो, यह जगह बेहद खतरनाक है, वह औरत हमारे पीछे होगी। उसने तुरंत कार तेज कर दी। फिर बोला, कहीं तुम उस छलावे की तो बात नहीं कर रहे जो यहां लोगों को नजर आता है? मैंने चौंकते हुए पूछा, क्या एक औरत का छलावा? उसने कहा, हाँ। मैंने पूछा, क्या आपने उसे देखा है? उसने जवाब दिया, नहीं, मैंने खुद तो नहीं देखा, लेकिन इसके बारे में बहुत सुना है। मैं कई बार इस रास्ते से गुजरा हूं, मगर इतनी देर रात कभी नहीं। आज पहली बार 9:30 बज गए, वरना हमेशा पहले निकल जाता हूं। इस हाईवे की कई कहानियां मशहूर हैं। लोग कहते हैं कि यहां 2 औरतों के साए दिखते हैं जो आदमियों को बहकाकर मार देती हैं। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं डर के मारे कांप रहा था। वह आदमी बोला, तुम्हें सच में औरत दिखाई दी थी या ये बस वहम है? मैंने कहा, नहीं, सच में देखा है। पीली साड़ी वाली औरत मुझे जंगल में ले गई। वहां एक और लाल साड़ी वाली थी। वे दोनों बहनें थीं। आज जब मैं कच्ची सड़क से घर लौट रहा था तो मेरी बाइक अपने आप हाईवे पर मुड़ गई और बीच रास्ते बंद हो गई। उसी वक्त वैशाली फिर आ गई और जबरदस्ती करने लगी कि मैं उसके साथ चलूं। लेकिन तभी आप मिल गए, आपका शुक्रिया, वरना वह औरत मेरा क्या हाल करती पता नहीं। वह आदमी बोला, वही हाल जो मेरा हुआ। मैं हैरान रह गया और पूछा, क्या मतलब? वह बोला, डरो मत, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें सुरक्षित जगह छोड़ दूंगा। मैंने कहा, नहीं भाई, बस मेन मार्केट तक छोड़ दो, वहां से मैं अपने रूम चला जाऊंगा। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप कार चलाता रहा। रास्ता सुनसान था। अब तक कोई दूसरा वाहन नजर नहीं आया। काफी देर चलने के बाद भी मार्केट नहीं आया तो मैंने पूछा, भैया ये कौन सा रास्ता है, मार्केट कब आएगा? वो बोला, बस आ ही गया। तभी मेरी नजर पड़ी, सड़क किनारे मेरी बाइक खड़ी थी। मैं दंग रह गया। उस आदमी की तरफ देखा तो उसका चेहरा काला पड़ता जा रहा था। डर कर पूछा, भाई साहब ये कहाँ आ गए? मैं अभी यहां से तो गुजरा था, क्या आपको रास्ता नहीं पता? उसने कुछ नहीं कहा और कार उसी जंगल की तरफ मोड़ दी जहां कल वैशाली मुझे ले गई थी। अब मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने कहा, तुम कौन हो? गाड़ी रोको, मुझे उतरना है। वह बोला, अब यह गाड़ी नहीं रुकेगी,
तुम चुपचाप बैठे रहो। मैंने बहुत मिन्नतें की, चीखा चिल्लाया, लेकिन उसने परवाह नहीं की। धीरे धीरे उसके सिर से खून टपकने लगा। मैंने घबरा कर पूछा, ये तुम्हारे सिर को क्या हुआ? अचानक वह बेहोश हो गया, लेकिन गाड़ी अपने आप दौड़ रही थी। मैं उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा, मगर स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था, जैसे कल मेरी बाइक अपने आप चल रही थी। यह किसकी ताकत थी? मैं नहीं जानता था। दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वह भी बंद था। अब मुझे लगा कि अगर यह आदमी और औरत दोनों भूत हैं तो आज मेरा अंत निश्चित है। तभी गाड़ी अचानक रुक गई। जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने वैशाली की वही कुटिया थी। मेरे होश उड़ गए। मैं कार में वापस बैठना चाहता था, लेकिन देखा कि वह आदमी वहां था ही नहीं। चारों ओर देखा मगर कहीं नहीं मिला। अब साफ हो गया कि वह कोई इंसान नहीं बल्कि भूत था। तभी एक लड़की की कर्कश हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। मैं जहां भी देखता आवाज वहीं से आती। समझ नहीं पा रहा था कहां जाऊं। जिस जगह खड़ा था वहां एक पेड़ अपने आप गिरने लगा। मैं तुरंत हट गया और पेड़ गिर पड़ा। सामने वैशाली की कुटिया थी और चारों ओर घना जंगल। उस कुटिया में जाने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैं सड़क की तरफ जाने के लिए बढ़ा। तभी वैशाली ऊपर से कूदकर मेरे सामने आ गिरी। मेरा दिल इतनी जोर से धड़का कि लगा अभी मर जाऊंगा। मैंने छाती पर हाथ रखकर खुद को संभाला। वैशाली बोली, कहां जा रहे हो नवीन? मैंने डरते हुए कहा, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे क्यों परेशान कर रही हो? तुम चाहती क्या हो? वैशाली गुर्राकर बोली, तेरी मौत चाहती हूं। इस हाईवे पर कोई भी मर्द जिंदा नहीं बचेगा। अगर मेरी नजर उस पर पड़ी तो उसकी मौत तय है। तू कल मेरे हाथ से बच गया था, लेकिन आज नहीं बचेगा। तेरे गले में जो ताबीज है इसे उतार दे, वरना मैं जिंदगी भर तेरा पीछा करूंगी। तू कभी चैन से नहीं जी पाएगा। यह सुनते ही मुझे समझ आया कि अब तक मैं इसी ताबीज की वजह से बचा हुआ था। कल जिस लड़के को मैंने देखा था वह इसलिए मारा गया क्योंकि उसके पास यह ताबीज नहीं था। अब साफ था कि यही मेरी ढाल है। वैशाली मुझे सीधे सीधे मार नहीं सकती। हाँ, नुकसान किसी और तरीके से जरूर पहुंचा सकती है। मैंने कहा, अच्छा, तू मुझे ताबीज उतारने को कहेगी और मैं उतार दूंगा? क्या मैं अपनी मौत खुद बुला लूंगा? तूने मुझे पागल समझ रखा है? यह सुनकर वैशाली गुस्से से चीखने लगी, जैसे मैं मरी हूं वैसे ही सबको मारूंगी। लेकिन तुझे मैंने नहीं मारा, मुझे जाने दे। यह कहते ही मैं वहां से भागने लगा। मैं जहां भी रुकता वैशाली मेरे सामने आ खड़ी होती और गुस्से से घूरती। अब उसका चेहरा भयानक हो चुका था, आंखें बिल्कुल लाल हो गईं। जब वैशाली का बस मुंह पर नहीं चला तो उसने जंगल में एक नहीं बल्कि कई पेड़ गिराने शुरू कर दिए। मैं जिस दिशा में भागता वहीं से पेड़ गिर जाते। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किस ओर जाऊं। भागते भागते अचानक मुझे गणेश जी की एक मूर्ति दिखाई दी, जो एक छोटे से पत्थर के पास रखी थी। मूर्ति बहुत पुरानी लग रही थी। शायद यहां कभी कोई छोटा मंदिर रहा होगा और उसी वक्त किसी ने यह मूर्ति यहां स्थापित की होगी। जैसे ही मेरी नजर उस मूर्ति पर पड़ी, मैं तुरंत उसी तरफ दौड़ा। लेकिन उससे पहले ही एक पेड़ मेरे ऊपर गिरा और मैं मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। मेरे माथे पर गहरी चोट लगी और खून बहने लगा। धीरे धीरे आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, मगर मैं फिर भी मंदिर तक पहुंचना चाहता था। मुझे लग रहा था शायद वहीं जाकर वैशाली से बच सकूं। मैं रेंगते हुए मूर्ति की ओर बढ़ता रहा और वैशाली लगातार पेड़ गिराती रही। मैंने हार नहीं मानी और आखिरकार उस मूर्ति को पकड़ लिया। तभी जंगल में एक भयानक ध्वनि गूंजी, जैसे धरती कांप रही हो। वैशाली मेरे सामने खड़ी थी, गुस्से से घूर रही थी। वह जोर जोर से चीख रही थी, लेकिन मैंने मूर्ति को नहीं छोड़ा। अचानक एक पेड़ मेरी कमर पर आ गिरा और मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो खुद को एक चारपाई पर लेटा पाया। यह एक मिट्टी का घर था। मैं उठकर इधर उधर देखने लगा और बाहर गया तो देखा दो आदमी चूल्हे पर खाना बना रहे थे। मैं उनके पास पहुंचा और पूछा, आप लोग कौन हैं? उनमें से एक बोला, अरे तुम्हें होश आ गया? मैंने कहा, हाँ, लेकिन मैं यहां कैसे आया? उस आदमी ने मेरी तरफ चाय का कप बढ़ाते हुए कहा, बैठो, चाय पियो, सब बताते हैं।
मेरा दिमाग अब भी कल रात की घटनाओं में उलझा था। बस इतना याद था कि मेरे हाथ में गणेश जी की मूर्ति थी। मैंने चाय पीनी शुरू की तो एक आदमी ने कहा, आज सुबह जब हम गायों को चराने जंगल ले गए तो तुम्हें बेहोश पड़ा देखा। तुम्हारे हाथ में गणेश जी की मूर्ति थी, लेकिन तुम वहां गए कैसे? क्या तुम्हें पता नहीं वह इलाका सही नहीं है? रात में अगर कोई जानवर भी उधर चला जाए तो अगली सुबह मरा मिलता है। यह सुनकर मैंने उन्हें रात की सारी घटना बताई। दोनों आदमी हैरान रह गए। तभी दूसरे ने कहा, क्या तुम्हें भी वह औरत दिखाई दी? मैंने कहा, हाँ। उसने फिर पूछा, सच बताओ, तुम इंसानी हो ना, वरना तुम बच कैसे गए? आज तक जो भी उस जंगल में रात के समय गया वह लौटा ही नहीं। मैंने अपने गले में पड़े ताबीज को दिखाते हुए कहा, शायद इसी ताबीज की वजह से मैं बच गया। वह औरत 2 दिन से मेरा पीछा कर रही थी, लेकिन इस ताबीज की वजह से वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। उसने कहा था, अगर मैं तुम्हें नहीं मार पाई तो जिंदगी भर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। मैंने बस इतना ही कहा था कि तभी उनके घर में एक बूढ़ा आदमी दाखिल हुआ और बोला, वह औरत सच कह रही है, वह तुम्हारा जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेगी। मैंने हैरानी से पूछा, लेकिन क्यों? मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? बूढ़ा आदमी बोला, तुमने खुद कुछ नहीं किया, मगर तुम्हारे जैसे नौजवान लड़कों ने उन 2 बहनों का बहुत कुछ बिगाड़ा था। उनकी जिंदगी बर्बाद करके उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था। मैंने घबरा कर पूछा, आप क्या कह रहे हैं? बूढ़ा आदमी गहरी सांस लेकर बोला, यह बहुत साल पुरानी बात है। 2 बहनें थीं, वैशाली और नित्या। उस समय यहां कोई हाईवे नहीं था, बस एक कच्चा रास्ता था। वे दोनों बहनें पास के गांव की थीं। अब वह गांव भी खत्म हो चुका है। गांव वालों का रोज का यही काम था, जंगलों में जाना, खेतों में काम करना और फिर देर सवेर घर लौटना। उनके घर पर और कोई नहीं था, बस वे दोनों ही एक दूसरे का सहारा थीं। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने उस कच्चे रास्ते को हमेशा हादसों की सड़क बना दिया। एक शाम दोनों बहनें हमेशा की तरह उस कच्चे रास्ते से घर लौट रही थीं। तभी रास्ते में उन्हें 2 साइकिल सवार लड़के मिले। वे लड़के शायद बाहर के थे। उन्होंने वैशाली और नित्या से छेड़छाड़ शुरू कर दी। यह सब गांव का ही एक आदमी देख रहा था। उसने गांव वालों को बताया और फिर उन लड़कों की जमकर पिटाई हुई। पूरे गांव में उनका मुंह काला करके घुमाया गया। इस अपमान से उनका दिल टूट गया और उन्होंने तय कर लिया कि वैशाली और नित्या से बदला लेना है। वे हमेशा मौके की तलाश में रहते थे। आखिरकार उन्हें मौका मिल गया। एक शाम वैशाली अकेली उस कच्चे सुनसान रास्ते पर जा रही थी। अचानक दोनों लड़कों ने उसे पकड़ लिया। वैशाली जान बचाने के लिए किसी तरह जंगल की तरफ भागी, जहां एक साधु की कुटिया थी। उस समय साधु वहां मौजूद नहीं था। दोनों लड़कों ने वैशाली को पकड़कर कुटिया के भीतर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसे मार डाला। उसी समय वैशाली को खोजते खोजते नित्या भी वहां आ पहुंची, क्योंकि देर हो चुकी थी और वैशाली अभी तक घर नहीं लौटी थी। लड़के जैसे ही कुटिया से बाहर निकले, उनकी नजर नित्या पर पड़ी। उन्होंने वहीं नित्या को भी पकड़ लिया और उसके साथ भी वहीं घिनौना काम किया। इसके बाद दोनों बहनों की लाश कुटिया के भीतर ही छोड़कर भाग गए। जब वे लड़के भागते हुए कच्चे रास्ते पर पहुंचे तो गांव का एक आदमी उन्हें साइकिल से जल्दी जल्दी निकलते हुए देख बैठा। उनके चेहरों पर डर और घबराहट साफ झलक रही थी। अगले दिन जब वैशाली और नित्या गांव में नहीं मिली तो उनकी खोजबीन शुरू हुई। लोगों ने जंगल में ढूंढा और साधु की उसी कुटिया में दोनों बहनों की लाशें पाईं। सभी को तुरंत शक हो गया कि यह काम उन्हीं 2 लड़कों का है जिन्हें कुछ दिन पहले मुंह काला करके पूरे गांव में घुमाया गया था। इसके बाद उन लड़कों को ढूंढने की काफी कोशिश हुई, लेकिन वे कभी नहीं मिले। न उनकी पहचान हो पाई और न यह पता चल सका कि वे कहां गायब हो गए। उस दिन के बाद से उस सुनसान रास्ते पर अजीब हादसे होने लगे। रात के समय जो भी वहां से गुजरता, उसके साथ कोई न कोई अनहोनी हो जाती। वैशाली और नित्या की आत्माएं वहां राहगीरों का इंतजार करती, उन्हें अपने रूप के जाल में फंसाकर जान ले लेती।
कई सालों बाद उस रास्ते पर हाईवे बना दिया गया। सबको लगा कि अब जब यहाँ से ज्यादा लोग गुजरेंगे तो शायद उनकी आत्माएं शांत हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। उन दोनों का मौत का यह खेल कभी खत्म नहीं हुआ। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम बच गए, भगवान की कृपा से ही तुम बच पाए। लेकिन जैसा वैशाली ने कहा था कि वह तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी, यह सच है। वह आज भी तुम्हारे पीछे है। हो सकता है जब तुम अकेले होते हो तब वह तुम्हें फिर से परेशान करे। मैंने उस बुजुर्ग आदमी से पूछा, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं उसका पीछा कैसे छुड़ाऊं? उसने कहा, तुम्हें 9 कन्याओं की पूजा करनी होगी, जैसे किसी देवी की पूजा होती है। जब तुम उन 9 कन्याओं को पूजोगे तब तुम्हें उनकी जूठन उसी कुटिया में छोड़कर आनी होगी जहां वैशाली और नित्या की हत्या हुई थी। इसके बाद वैशाली और नित्या तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगी। यह सुनकर मैं अपने कमरे पर लौट आया और पास में रहने वाली आंटी को सब बातें बताईं। उन्हें भी बहुत अफसोस हुआ। फिर अगले ही दिन मैंने उनकी मदद से 9 कन्याओं को भोजन कराया और उनकी जूठन लेकर उसी कुटिया में पहुंचा जहां वैशाली और नित्या की हत्या हुई थी। दिन में भी वह जंगल और कुटिया बहुत डरावने लगते थे। मैंने वहां कुटिया के पास एक मूर्ति भी स्थापित कर दी। मैंने सोचा, अगर आगे भी कोई राहगीर उनका शिकार हो गया तो कम से कम यह मूर्ति उसकी सहायता जरूर करेगी। उसी दिन मैंने अखबार में एक कार दुर्घटना की खबर पढ़ी। उसमें जिस आदमी का चेहरा छपा था वही था जिसने मुझे उस रात जंगल में लिफ्ट दी थी। वह भी दुर्घटना में मारा गया था। फिलहाल उस घटना के बाद मैंने रात में उस हाईवे पर जाना छोड़ दिया। बस एक बार ही एक दोस्त के साथ वहां रात में गया था। आज मैं खुश हूं कि गुजरात में ही एक कॉलेज में प्रोफेसर हूं। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी यहीं खत्म होती है। मुझे पूरा यकीन है कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी, लेकिन याद रखिए, यह मत सोचना कि हर हाईवे या हर रात को ऐसी घटनाएं होंगी। ऐसी बातें केवल वहीं होती हैं जो जगह शापित होती हैं, जहां कुछ बुरा घटा होता है। जरूरी नहीं है कि हर बार अकेले निकलते हुए आप हाईवे पर ऐसी परेशानी का सामना करें। फिर भी सावधानी हमेशा रखनी चाहिए, क्योंकि मुसीबत कभी बताकर नहीं आती। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। आपको यह कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए। आपका छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।